ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अनुस्वार का, इसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ होती है। और अनुनासिक स्वर में जो चंद्रबिंदु उसमें, और अनुस्वार में ही बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को। अनुस्वार स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। देखिए जो चंद्रबिंदु है साथ में आता है स्वर के, और ये बाद में आता है, इसलिए इन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का अर्थ ये वह जो स्वर का अनुसरण करे, यानी स्वर का पीछा करे। ये नाक से बोले जाने वाली नासिका ध्वनि है। मुख्यतः अनुस्वार के प्रयोग की शुरुआत य, र, ल, व, श, स, और ह से पूर्व नासिका के लिए हुई थी, क्योंकि औरों के लिए तो नासिका पहले से निश्चित है। क की नासिका, क वर्ग की नासिका, च वर्ग की नासिका, ट वर्ग की नासिका, त वर्ग की, पैन वर्ग की, परंतु इनके लिए कोई नासिका नहीं थी, इसीलिए अनुस्वार आया। नहीं तो अगर इनकी भी अगर व्यंजन में अगर शुरुआत हो जाती, नासिका होती, तो ये इतना दिक्कत नहीं होती। परंतु चूंकि उनकी नासिका इसलिए नहीं होगी, ये स्वरों से बने हुए थे अक्सर, ये अलग से संयुक्त व्यंजन थे, इसलिए इनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से बनाई है। तो किंतु अब हिंदी में प्रत्येक शब्द के साथ प्रयोग किया जाने लगा है अनुस्वार का। अब तो भूल ही गए हैं। देखिए वो गंगा में, देखिए गंगा शुद्ध जो व्याकरणिक है, वो जो ये आपको पीला दिखाई देगा यहाँ आपको, वो, और जो नीला उसका मैंने ब्रैकेट में है उसका, क्योंकि वो अनुस्वार के बाद आती है। तो ग के बाद में ए, उसमें स्वर है, फिर वो नासिका आई है कै वर्ग की, तो फिर गा है गंगा। और गंगा का हम जैसे बिंदी लगा के वो करते हैं, अब आजकल बिंदी ही लगाने लग गए, तो इसीलिए उसको दिक्कत आने लगे। अनुस्वार सभी का, और बोलने में जरूर शुद्ध बोलते हैं हम, पर बिंदी से इंगित तो कई बार गलत बोलते हैं। अंग शुद्ध व्याकरण का रूप ये है। अंग देखिए, अंग में, क्योंकि और हम पीछे वाले से लेते हैं हम अनुस्वार, जो सब पहले बस उसका स्वर है और उसको लेंगे पीछे वाले शब्द से, क्योंकि जैसे अंग में तो ग वर्ग का जैसे वो नासिका ली है, पर वो उससे पहले वो है। देखिए कंचन में भी हमने च वर्ग की नासिका ली है, उस च होने की वजह से, पर पहले क्योंकि कै में ए है वो उसमें, यानी स्वर है, स्वर के बाद में आता है। स्वर नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। शब्द के आरंभ में कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, शुरुआत में नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। जैसे ग से पहले नहीं उच्चारण नहीं किया जा सकता, ग के बाद में गंगा, आरंभ, अनुस्वार का चिन्ह एक ये बिंदु होता है, जो ये अब है। अनुस्वार के प्रयोग की दो पद्धतियां प्रचलित है, या तो उसमें अनुस्वार के बिंदु का प्रयोग किया जाता है, या फिर उस वर्ग के व्यंजन की अंतिम अर्थात अनुनासिक ध्वनि को आधे रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, ये आरंभ, इस प्रकार भी लिखा जाता है आरंभ। देखिए दूसरा बिंदी से किया है, पर उसको मैं बोला गया उच्चारण। तो कई बार नए विद्यार्थी अब जिनको नहीं पता उनमें फर्क, इसको क्या बोले, तो वो हो जाता है। आदत पड़ी हुई इसलिए, नहीं तो वरना फर्क पता नहीं है हमें। ये तो आदत की वजह से हम आरंभ, उस बिंदु को मैं ले लिया कि आरंभ ही होगा। इसके अनुसार, इसमें अनुसार भय के पूर्व में जो कि पै वर्ग की ध्वनि है, पै वर्ग की अंतिम अर्थात अनुनासिका ध्वनि मैं है, इसलिए भय के आधा भाग मैं लगा दिया गया। अन्य शब्द जैसे पंच में भी देखो आप, पांच, झंडा, कुंदन आदि, ये सभी देखिए दोनों अलग अलग है, नासिका अनुस्वार और जो मैंने कहा था, परंतु चूंकि अभी एक ही अर्थ में होने लगा है। परंतु ये भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी अशुद्धि से आप चंद्रबिंदु और इसकी अशुद्धि से तो बच जाएंगे। ये देखिए कै वर्ग की नासिका मैंने यहाँ भी दिया है, कै वर्ग की, च वर्ग की, ट वर्ग की, त वर्ग की, ये सबकी नासिकाएं जो इनके अक्षरों के साथ यूज ली जाती है। विसर्ग एक अंतिम है हमारा, जो देख लेते हैं। ये संस्कृत भाषा में विसर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि हिंदी में विसर्गों का अस्तित्व नहीं है, फिर भी जैसे प्रायः, पुनः, प्रातः आदि, चूँकि हिंदी भाषा में संस्कृत के अनेक तत्सम शब्द हैं, इसलिए विसर्ग की जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर भी विसर्ग हिंदी में अनेक स्वर और व्यंजन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये काम आएगा कि उस प्रतिनिधित्व किस किस का, पांच भाषाएं, पांच वर्ण हैं जिनका प्रतिनिधित्व ये विसर्ग करता है, उ, रै, श और श। देखिए उन्हें जानना बहुत आवश्यक है, और ये संधि विच्छेद में जरूरत पड़ेगी सबसे बड़ी। तो देखिए आपको ये, अगर मैं पुनर्गणना की संधि विच्छेद करता हूँ तो इसमें देखिए क्या आएगा। संधि तो बना सकते हैं, उस टाइम तो हम काम कर जाएगा, पर विच्छेद बड़ा कड़ा है इसके विसर्ग के बगैर। देखिए पर ये प्रतिनिधित्व कैसे करता है, ये देखिए, ये पुनर्गणना है,
ये देखिए पुनः गणना। अब इसका जब मैं संधि करूंगा तो पुनर्गणना, ये रे में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए ये रे यहाँ रे का प्रतिनिधित्व कर रहा है विसर्ग। और बहुत सारे हम जब विसर्ग संधि समझाएंगे तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।